हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में न- नागराज की नाग ग्रंथ श्रृंखला की पहली कॉमिक्स आदि पर्व का दूसरा भाग। मेरा ब्रह्मा चल चुका है जहरीले, मेरा सारा अस्तित्व इसमें विलीन हो रहा है। नहीं। हा 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 हा। हे बाबा गोरखनाथ, मेरे इच्छाधारी गण इसके शरीर में समाहित हो रहे हैं और मैं अपना संपूर्ण बल लगाकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा। यह स्थापित सत्य है कि संतान की जीत पर उससे अधिक गौरवान्वित उसका पिता होता है। हा 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 हा। मेरा खून, मेरा अपना बेटा। पाप परिषद में तो एक क्षण तक स्तब्धता व्याप्त थी। उसके बाद वहां उसी दोगलेपन का प्रदर्शन हुआ जो सभ्य मानव समाज में सर्वथा व्याप्त है। मुझे पहले ही पता था कि यह नागमणि कुछ कमाल कर दिखाएगा। सभ्य समाज हो या महाखलनायक, प्रवृत्ति में कोई विशेष अंतर नहीं होता। वाह, शैतान की औलाद ने कमाल कर दिखाया। हाँ, मुझे भी अंदर से फीलिंग आ रही थी। नागमणि का ये बेटा तो पिछले वाले से भी ज़्यादा स्ट्रांग और हैंडसम है। परंतु पापाध्यक्ष उन भावनाओं से बहुत ऊपर था। यही तो फर्क होता है मानवों और देवताओं में। देवता भावनाओं पर नहीं, उद्देश्य पर कार्य करते हैं। पाप का ही पाप का ही सही, देवता तो वह भी था। बेवकूफ़ तुच्छ जीव, ये मूर्ख कभी भी महाखलनायक की उपाधि के योग्य ना होंगे। पापाध्यक्ष और पाप परिषद के विषय में विस्तार से जानने के लिए पढ़ें नरक नाशक संघ नागराज की पूर्व प्रकाशित कॉमिक मकबरा, तक्षक व नरक नाशक नागराज उत्पत्ति श्रृंखला। ये सारी कॉमिक्स हैं कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हैं और आपको नागराज की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। परंतु प्रोफेसर नागमणि और उसके रहस्यमयी पुत्र ने हमें वाकई प्रभावित किया है। इन दोनों का हर कदम हमें हमारे उद्देश्य के और निकट ला रहा है। यहाँ तो सभी मौर्य अपेक्षा अनुरूप चाल चल रहे हैं। उम्मीद है हमारा दूसरा प्यादा भी कामयाब होकर लौटेगा, परंतु हमें काफ़ी समय से उसी ऊर्जा की अवस्थिति नहीं मिल रही। आखिर तू है किस आयाम में? मैं कहाँ हूँ? तुम सारे के सारे छत पर उल्टे क्यों लटके हुए हो? इसे नीचे उतारो को भी, अभी इसे काफ़ी सवालों के जवाब देने हैं। तू के विषय में विस्तार से जानने के लिए पढ़े नरक नाशक नागराज उत्पत्ति श्रृंखला। कौन हो तुम? इस आयाम में कैसे पहुंचे? क्यों आए हो यहाँ? तुम लोग कुछ भी कर लो, मेरा मुंह नहीं खुलवा सकते और मुझे प्रताड़ित करने का कोई फायदा नहीं। मुझे दर्द का एहसास नहीं होता। ये कहाँ फंसा दिया पापाध्यक्ष ने? है कौन ये अजीबोगरीब लोग? किसने कहा कि जानकारी प्राप्त करने के लिए तुम्हें प्रताड़ित करने की जरूरत है? जब तक जरूरी ना हो हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते। नरहरि के विषय में विस्तार से जानने के लिए पढ़े नरक नाशक नागराज, धनाधन डोगा और क्रोध केतु कोबी का कॉमिक्स अभिशप्त। ये सारी कॉमिक्स चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, सिवाय हमारे कोबी सर के। हाय, दर्द नहीं होता पर दिन में तारे तो दिखते हैं। तुम्हारी इन हरकतों से मैं मुंह नहीं खोलने वाला। भाड़ में जाओ तुम सब। जैसा कि मैंने कहा, तुम्हें मुंह खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। माइंड रोवर इसका माइंड स्कैन करो। ओके नरहरि सर। ये क्या कर रहा है लड़के? इसकी उंगलियां मुझे मेरे भेजे के अंदर घुसती महसूस हो रही हैं। माइंड रोवर का मस्तिष्क तूतन तू के मस्तिष्क से जुड़ गया था और उसकी सभी स्मृतियां और विचार दो कंप्यूटर डिवाइसेस के बीच ट्रांसफर होते डेटा की तरह माइंड रोवर के दिमाग में भर रहे थे। ओह ओह ओह, छोड़ मुझे चितकबरे पिल्ले। दर्द के एहसास से परे होने के बावजूद अपने मस्तिष्क में घुसती दसों उंगलियों का एहसास तूतन तू के लिए असहनीय था। तूतन तू का दिमाग एक बार फिर बेहोशी के गहरे अंधकार में डूब गया। इसके दिमाग से क्या जानकारी मिली माइंड रोवर? समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। शुरू से शुरू करो। माइंड रोवर ने कोबी और नरहरि को जो कुछ भी बताया उसे सुनकर उनके दिमाग में फुलझड़ियाँ छूटने लगीं। मामला बहुत गंभीर है कोबी। अंधेरी दुनिया का खुदा अनुबिस नागराज के अस्तित्व के पीछे पड़ा है। उसका यह हिमायती विशंदर को तलाशता इस आयाम तक आ गया है। यह सब कुछ आने वाला बहुत बड़े खतरे का संकेत है। इस आने वाले खतरे का आभास तो हम दोनों को पहले से ही था नरहरि। पिछले 2 वर्षों से हम इसी समय की तैयारी में जुटे हुए थे, लेकिन अफसोस तैयारी पूर्ण नहीं हो पाई। तुमने इन बच्चों को अच्छी तरह प्रशिक्षित किया है कोबी, लेकिन यह अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। जानता हूँ नरहरि, पर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस आधे गंजे को होश में मत आने देना, वरना यह आयाम उस काले सियार अनुबिस से छुपा नहीं रहेगा। मुझे धरती के आयाम में जाकर नागराज को किसी भी कीमत पर उसके अभियान से रोकना होगा। मैं जब तक वापस नहीं आता तुम लोगों को अपनी प्रैक्टिस नरहरि सर के अंडर जारी रखनी है। एम आई क्लियर? यस सर। तुम इन बच्चों को तैयार करो नरहरि। अंधेरी दुनिया की ताकतों से जब महायुद्ध होगा तो तुम्हारी जीत इन बच्चों की शक्तियों पर ही निर्भर होगी। विदा को भी।
जाने क्या परले आएगी जब कोबी और नागराज जैसी दो महाशक्तियां एक दूसरे से टकराएंगी। कोबी अकेला नहीं था जो नागराज के अस्तित्व अन्वेषण अभियान को विफल करना चाहता था। नागराज अपने अस्तित्व अन्वेषण अभियान पर निकल चुका है, इसलिए तुम पांचों को यहाँ बुलाना अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि तुम लोग ये अच्छी तरह जानते हो कि नागराज का यह अभियान आने वाले समय में इच्छाधारी नागों के अस्तित्व के लिए कितना बड़ा अभिशाप बनेगा। ई ससुरा नागराज अच्छा भला दुनिया जहान घूम घाम के पापियन को मारत रहा, फिर काहे इस सब जंजाल में पड़कर अपना बंटाधार कर रहा है। यह सब अपना वह भगवान से उम्र में 3 दिन छोटा चचा लोग का तिकड़ी है ना, उसका ही किया धरा है। साला चरस बो रखा है तीनों बुड्ढों ने एक होकर। इसमें कोई शक नहीं कि यह सारा किया धरा उस बुड्ढे कालदूत का है। इन 6 पात्रों के विषय में विस्तार से जानने के लिए पढ़ें नरकनाशक नागराज उत्पत्ति श्रृंखला। उम्र का प्रभाव कालदूत की घटती बौद्धिक क्षमता पर साफ दिख रहा है। उसे यह समझ नहीं आ रहा कि उसकी यह जिद इच्छाधारी नाग जाति को कितनी महंगी पड़ेगी। अपने न्यूज़ चैनल के जरिए मैंने हमेशा नागराज की भर्त्सना की है। सिर्फ नागराज ही क्यों, मैंने मुंबई के सो कॉल्ड रक्षक डोगा की धज्जियां उड़ाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। यह तो अच्छा है कि वास्तविक दुनिया में सिर्फ वही 2 सुपर हीरो मौजूद हैं, बाकी सिर्फ कॉमिक बुक के काल्पनिक पात्र हैं, वरना हमारा काम और मुश्किल हो जाता। इस दुनिया में इच्छाधारी नागों का अस्तित्व गुप्त रहे और इंसान और इच्छाधारी नाग पारस्परिक सहयोग से साथ रह सके, उसके लिए ज़रूरी है कि संसार में महानायक ना हो, और जो हों वह संसार द्वारा तिरस्कृत हो। लोग उन्हें रक्षक के रूप में नहीं बल्कि मानवता के लिए एक बीमारी के रूप में देखें। और यकीनन तुम इसमें काफ़ी हद तक सफल रही हो। तुम्हारा न्यूज़ चैनल देखने वाले लाखों करोड़ों लोग उस झूठ को सच मानते हैं जो तुम उन्हें अपने चैनल के जरिए परोसती हो। एक्सक्यूज़ मी मैडम भारती, बनारस शहर से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आ रही है कि नागराज ने आतंकवादियों का एक खुफिया अड्डा ध्वस्त कर दिया है। यह आतंकी आणविक बम असेंबल करके बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे। और निशा तुम जानते हो हम ऐसी न्यूज़ नहीं दिखाते। आज़ाद के प्राइम टाइम की कैश लाइन होगी पवित्र रक्षक या पाखंडी। लोगों की भावनाओं से खेलो, न्यूज़ को पॉलिटिकल और कम्युनल एंगल दो। लोगों को बताओ कि पाखंडी नागराज पहले बनारस पहुंचकर दुनिया को दिखाने के लिए गंगा आरती करता है, उसके बाद लोगों में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाता है। लेकिन मैडम ये सरासर गलत है, बिल्कुल सफ़ेद झूठ है। निशा, जब आखिरी बार मैंने चेक किया था तो इस कंपनी की हेड मैं थी, तुम नहीं, इसलिए जैसा कहा है वैसा करो और आइंदा मेरी बात काटने की हिम्मत मत करना। आई एम रियली सॉरी मैडम, मैं अभी जाकर एंकर को न्यूज़ ब्रीफ करती हूँ। तुम वाकई अच्छा काम कर रही हो मैडम भारती। मांत्रिक इच्छाधारी नाग जाति सदैव तुम्हारी आभारी रहेगी। मैं सिर्फ अपने कर्तव्य और अपने दादाजी की अंतिम इच्छा का पालन कर रही हूँ। हमारे लिए क्या आदेश है? सिर्फ एक, किसी भी कीमत पर नागराज को उसके अस्तित्व अन्वेषण अभियान से रोको। जहां एक और बड़ी बड़ी महाशक्तियां नागराज को उसके अभियान से रोकने के लिए कमर कस रही थी, वहीं कुछ शक्तियां नागराज का साथ देने के लिए जी जान लगाई हुई थी। महात्मा कालदूत द्वारा दिए गए शिवलिंग की स्थापना जिस विशिष्ट मंदिर में होगी, उसकी खोज में वाराणसी आने के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य यह था कि काशी महादेव की नगरी है और महादेव इच्छाधारियों के आराध्य हैं। संसार की सबसे पुरातन नगरी में हजारों सालों से इच्छाधारी नाग मानवों के बीच मानवों के रूप में रह रहे हैं। इच्छाधारी नागों के अस्तित्व, उनके इतिहास का ऐसा कोई रहस्य नहीं जो इन इच्छाधारी नागों को ना पता हो। मुझे ऐसे ही इच्छाधारी नागों से संपर्क साधना होगा, वे ही हमारी सहायता कर सकते हैं उस मंदिर तक पहुंचने में। तू अपना समय व्यर्थ कर रही है नागिन, यहाँ कोई भी इच्छाधारी तेरी सहायता नहीं कर पाएगा। तू जिस इतिहास को ढूंढ रही हो उसे समय के पन्नों से सदा के लिए मिटा दिया गया है। ओह, ये तो इच्छाधारी है। इस संसार में सिर्फ एक ही शक्ति है जो आदिकाल से अब तक है, जिसने सारे संसार और सभी सभ्यताओं का इतिहास देखा है। तुम्हारी सहायता सिर्फ वह महाप्रेत ही कर सकता है। महाप्रेत कौन है? ये महाप्रेत कहाँ मिलेगा? उस महाप्रेत तक पहुँचने के लिए तुम्हें अपने जीव को जिस्म से अलग करना होगा। देह त्याग कर हमारे जीव पलक झपकते ही हजारों कोस दूर की यात्रा कर सकते हैं। यह तो राजनगर और रूपनगर शहरों की भारी सीमा है। यह तो रूपनगर कब्रिस्तान है। मैं यहाँ कई भटकती रूहों को देख सकती हूँ। ये रूहें हमारे किसी काम की नहीं। इस कब्रिस्तान से कुछ दूर एक पुराना पीपल का पेड़ है। उस सूखे पीपल पर एक कौवा हमेशा कर्कश आवाज में कौंकता रहता है। उस पीपल पर उल्टा लटका है वह महाप्रेत, अंतहीन जो अनंत है, जो महाप्रेत है, जिसने देव, दानव, दैत्य, मानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, इच्छाधारी नाग सभी सभ्यताओं को अपनी आंखों के सामने जन्म लेते और समृद्ध होते देखा है। यह महाप्रेत धरती पर जीवन और सभ्यताओं का बही खाता है। तेरी उलझन अगर कोई सुलझा सकता है तो सिर्फ यह महाप्रेत। तो फिर देर किस बात की है?
अभी इस महाप्रेत से मैं उस मंदिर का पता पूछ लेती हूँ जहाँ इच्छाधारी नागों का वह विशेष शिवलिंग स्थापित था। नहीं नागिन, रुक जा, ऐसा मत करना। अगले ही पल नगीना की आत्मा को नरक की असहनीय ठंडी आग की प्रचंडता का अनुभव हुआ। वह ठंडी आग उसे जला नहीं रही थी, बल्कि असहनीय यातना दे रही थी। महाप्रेत किसी भी शरीर या शरीर शक्ति के कब्जे में नहीं आ सकता। उस प्रताड़ना को सहन कर पाना नगीना के वश की बात नहीं थी। उसकी समाधि भंग हो गई। अगले ही पल उसकी आत्मा वापस अपने शरीर में समा चुकी थी। हाँ, इतनी भयंकर महाशक्ति! मैंने तुझे चेताने की कोशिश की थी नागिन। तेरी अधीरता तेरे पतन का कारण बनेगी नागिन। धीरता धीरता नारी का आभूषण है। इसका तिरस्कार ना कर। तेरे सभी प्रश्नों के उत्तर तुझे महाप्रेत से प्राप्त होंगे, परंतु महाप्रेत को वश में करने के लिए तुझे महानायक की आवश्यकता पड़ेगी। अपने तक्षक को तैयार कर। भोले भला करेंगे। अलख निरंजन। नगीना के होश संभलने तक औगड़ हवा हो चुका था। वह औगड़ कहाँ गायब हो गया? वह कोई आम इच्छाधारी नाग नहीं था। कौन था वह? खैर, अब नागराज को ढूंढना पड़ेगा। दिलावर खान के अड्डे से निकलते नागदंत की चाल और तेवर एक अलग ही अकड़ से भरे हुए थे। तभी उसके कानों में गूंजी उसके पिता प्रोफेसर कौटिल्य नागमणि की आवाज। आई एम अ प्राउड फादर टुडे। मे डेविल ब्लेस यू माई सन। जिसके पास आप जैसा पिता हो उसे डेविल की ब्लेसिंग की क्या जरूरत डैडी। नटखट कहीं का, वापस आ जा। आगे की प्लानिंग करनी है, लेकिन उससे पहले अपने जिगर के टुकड़े को सीने से लगाना है। आखिर इस सीने में वर्षों से धधक रही प्रतिशोध की अग्नि को तूने अपनी विष फुहार से ठंडा किया है मेरे बच्चे। आपके पास ही आ रहा हूं। अलख निरंजन बच्चा, भोले भला करेंगे। इस सकरी गली में आने जाने का यही एक रास्ता है। यह औगड़ बिना मेरी नज़र पड़े मेरे पीछे कैसे आ गया? खैर, मुझे क्या, मुझे तो डैडी के पास पहुंचना है। यह भोले की नगरी है बच्चा, बाबा का प्रसाद लेता जा। उफ, इसके चिलम से उठती तीव्र गंध, ये तो किसी अत्यंत घातक विष की गंध है। उस विचित्र औगड़ को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता वह, लेकिन उस धुएं ने जैसे उसके कदम और उसकी बुद्धि दोनों को जड़ कर दिया। सोच क्या रहा है बच्चा? ऐसा माल जिंदगी में नहीं फूका होगा तूने। उठा चिलम और मार दमकश। वह उस औगड़ की चमकती आंखों का सम्मोहन था, या उस चिलम से उठते विष की तीव्र गंध का असर। नागदंत के हाथ ना चाहते हुए उस चिलम की ओर बढ़ गए। कश खींचते ही जैसे नागदंत की रगों में विष का लावा फूट पड़ा। दिमाग में असंख्य नागों की फुफकार जैसी सीटी बजने लगी। हा 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 हा। अलख निरंजन, भोले भला करेंगे। औगड़ की आंखें उस वक्त किसी नागरत्न से भी ज्यादा चमक रही थी। हाँ, कौन है तू? ये क्या फुकवा दिया? और देखते ही देखते उसके होशो आवास अनंत ब्रह्मांड के चक्कर काटने लगे। वैधानिक चेतावनी, नायक हो या खलनायक, चिलम फूकना जानलेवा है। प्रोफेसर नाग बड़ी परेशान था। मेरे बेटे से अचानक मेरा संपर्क कैसे टूट गया? उसके दिमाग में इंस्टॉल्ड चिप से कोई सिग्नल नहीं आ रहा। जिस ट्रांसमिशन डिवाइस के जरिए मैं उससे बात कर रहा था वह भी अचानक ही ऑफलाइन हो गई। आखिर हुआ क्या है वहां? नहीं, पिछली बार जब ऐसा हुआ था मैंने अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दिया था। उस रहस्य में सन्यासी बुड्ढे ने मेरे राज के मस्तिष्क से रोपित चिप निकालकर उसे मेरे खिलाफ कर दिया था। नाक का कांटा कभी उसका दंश नहीं भूलता। उस दंश का जहर कॉफ की टीस बनकर लहराता है। कहीं मेरे जीवन का काल सरदोष मेरे इस बेटे को भी मेरे खिलाफ तो ना कर देगा? ऐसा कभी नहीं होगा डैडी। इन रगों में इन संसार के सबसे घातक विष के साथ साथ आपका खून भी दौड़ रहा है। खून से गद्दारी नहीं करता। नागदंत, मेरे बेटे, कहाँ था तू? कम्युनिकेशन डिवाइस बंद कैसे हो गई थी? और तू इस तरह लड़खड़ा क्यों रहा है? वो डैडी, मुझे एक अघोड़ मिल गया था। उसकी चिलम में कोई भयानक विष था। चिलम खींचते ही मैं अपने होश खो बैठा। फिर जैसे ही मुझे होश आया मैं आपके पास आ गया। नागमणि के माथे पर चिंता की रेखाएं सांप के समान लहराने लगी। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? तेरी रगों में संसार का सबसे घातक जहर दौड़ रहा है। भला साधारण चरस गांजे से तुझे नशा कैसे हो सकता है? नहीं डैडी, उस औगड़ की चिलम में साधारण गांजा नहीं बल्कि कोई बहुत ही घातक विष था। हो ना हो वह औगड़ कोई इच्छाधारी नाग था बेटे। यकीनन उसने ही अपने मायावी शक्तियों से ट्रांसमिशन डिवाइस निष्क्रिय कर दी होगी। मुझे लगता है वह मेरे जहरीले भाई का कोई दुश्मन था जो मुझे नागराज समझकर मारने की कोशिश कर रहा था। नहीं बेटे, नागराज का हर एक दुश्मन जानता है कि दुनिया का कोई भी जहर नागराज की जान नहीं ले सकता। यकीनन उस मायावी औगड़ का नागव्यूह से कोई ना कोई संबंध था। नागव्यूह के बारे में सुनकर बुरी तरह चौंका जहरीला। नागव्यूह? एक तो मैं तेरी नशे की लत से परेशान हूँ,
ये जहर के नशे की लत तेरी हार और तेरी मेरी बर्बादी का सबब बन सकती है बेटे। मेरी बात सुन मेरे बच्चे। नागराज के अस्तित्व को अपने नागराज के अस्तित्व को अपने आप में विलीन करके तूने अभी सिर्फ आधी लड़ाई जीती है। एक बार फिर कौटिल्य नागमणि के कुटिल दिमाग के तर्क पर बेटे के लिए तड़पते बाप के दिल का शोर भारी पड़ गया। हमारा उद्देश्य नागव्यूह है। नागव्यूह तोड़कर ही हम महायुद्ध जीत सकते हैं। तुम्हारे पास वह शिवलिंग तो है ना, जो उस बुड्ढे इच्छाधारी ने नागराज को सौंपा था? हाँ डैडी, ये रहा। वेरी गुड माय बॉय। अब तुम्हें नागराज की जगह लेनी है। दुनिया की नज़रों में तुम ही असली नागराज हो। ठीक है डैडी, ऐसा ही होगा। काशी की पुरातन नगरी, जिसके कोतवाल है महादेव शिव के रौद्र रूप काल भैरव। काशी के काल भैरव मंदिर में दर्शन के लिए प्रतिदिन देश विदेश से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। बाबा काल भैरव का वाहन है श्वान। मंदिर के आसपास सैकड़ों कुत्ते हर समय मौजूद होते हैं। अपने स्वामी की भांति ही यह कुत्ते भी स्वामी भक्त रखवाले हैं, जो कुत्सित उद्देश्य से भरे कलुषित हृदयों की सड़ांत सूंघ लेते हैं। अरे, ये कुत्तों को क्या हो गया? ये तो पागलों की तरह भौंक रहे हैं। डर लग रहा है काटी ना खाएं। वुफ वुफ। अजीब बात है, ये कुत्ते श्रद्धालुओं को कभी कुछ नहीं कहते। आई, कह कहाँ रहे, ये तो काट रहे हैं हरामखोर कुत्ते। कुत्ते को अगर कोई पसंद ना आए तो वह काट लेता है, क्योंकि कुत्ता सूरत नहीं सीरत पढ़ना जानता है। खेल बिगड़ गया। तू जो कोई भी है, अब कुत्ते की मौत मरेगा। जिंग 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 जिंग। इतनी गोलियां डकार कर भी खड़ा हुआ है, आखिर तू है कौन? गौर से देख इस सूरत को, कुत्ते से मिलती है ना? डोगा, ये तो डोगा है। या मालिक, पहले नागराज फिर डोगा। लगता है जन्नत की 72 हूरें नसीब में है ही नहीं। अभी तो वह हाल होना बाकी है, जिसके बाद हूरें मिल भी जाएंगी तो कुछ करने लायक नहीं रहोगे। जिंग जिंग। तेरी नाजायज औलाद है तो निकल गई जहन्नुम की राह पर। इससे पहले कि तेरी सवारी भी उधर ही मोड़ दूं, सुअर की तरह रेखना शुरू कर कि क्या प्लानिंग है तुम्हारी और किसकी शय पर कर रहे हो ये सब। तेरे सवालों के जवाब तुझे ये धमाके देंगे काफिर कुत्ते। एक के बाद एक हुए लगातार धमाकों से डोगा को संभलने का मौका नहीं मिला। भाम! सब लोग गली से बाहर निकलो फौरन। असली प्लानिंग तो कुछ और थी, जो तूने बर्बाद कर दी कुत्ते, जिसके लिए अब तुझे कुत्ते की ही मौत नसीब होगी। ओह, मेरी श्वान तंत्रा मुझे तीव्र खतरे के संकेत दे रही है और मेरे नथुने बहुत अधिक मात्रा में घातक विस्फोटकों की गंध पा रहे हैं। मंदिर में घुसने से पहले ये फूलों की दुकान वाले लोगों का सामान जैसे मोबाइल वगैरह जमा करवा लेते हैं। हमने मोबाइल फोन्स में बम प्लांट किए थे, लेकिन ये तो बस ट्रेलर के लिए था। ओह, इन हरामजादों ने अपने जिस्म के अंदर शक्तिशाली विस्फोटक प्लांट किए हुए हैं। दिलावर अपने साथ इन मरे आतंकियों के बम भी एक्टिवेट कर रहा है। इतना भीषण धमाका मंदिर प्रांगण को निश्चित रूप से क्षति पहुंचाएगा और सांप्रदायिक हिंसा का कारण बनेगा। वुफ वुफ। डोगा को कुछ कर पाने का मौका नहीं मिला। अगले ही पल भीषण विस्फोट हुए। डोगा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। नागराज, तुम्हारे सांपों ने इतने भीषण विस्फोट अपने अंदर कैसे समेट लिए? महादेव की नगरी में उनके परम भक्त के रहते भला शैतान अपने कुत्से इरादों में कैसे सफल हो जाएगा? क्योंकि यह साधारण सांप नहीं है डोगा, यह प्रस्तर सर्प है। इनके शल्क पत्थर की तरह सख्त होते हैं। बस अफसोस यह है कि मेरे शरीर में प्रस्तर सर्प सीमित मात्रा में ही थे और ये सभी इन विस्फोटों का नाकाम करने में मारे गए। एक भीषण बीमारी से ग्रस्त इन सर्पों का जीवन बहुत लंबा नहीं होता है। लेकिन तुम यहाँ काशी में कैसे आ पहुंचे डोगा? मैं आया तो किसी व्यक्तिगत कारण से था मित्र, लेकिन किस्मत में इन आतंकियों का रास्ता काटना लिखा था। मैं नहीं चाहता नागराज कि तुम जानो कि कुत्ते के इस चेहरे के पीछे छुपा सूरज म्यूटेशन के ग्रहण से अस्त होने की कगार पर है। यह सिलसिला कुछ दिनों पहले शुरू हुआ, जब मुंबई में किसी अनजान सीरियल किलर का आतंक मचा हुआ था। देख रहे हो डोगा, फुटपाथ पर सोते इंसान की जिंदगी की कीमत नाली में रेंगते कीड़ों जितनी भी नहीं है। कभी कोई फिल्म वाला गाड़ी से कुचल जाता है तो कभी कोई पागल हत्यारा मारा जाता है। ओह, फिर से हत्यारे ने फुटपाथ पर सोते एक गरीब का सर कुचल दिया है। लाश के पास फूटा नारियल, जलती धूप, अक्षत, सिंदूर, ये सभी चीज़ें पिछले दिनों हुई ऐसी ही 5 अन्य हत्याओं में लाश के पास पाई गई थी। हत्यारा इसे मिलाकर अब तक 6 बेकारियों की जान ले चुका है। हो ना हो, हत्यारा जरूर किसी तंत्र साधना के लिए ये हत्याएं कर रहा है। इस पूजन सामग्री की गंध अति तीव्र है और ऐसी ही गंध मुझे कुछ दूर से आती महसूस हो रही है। यानी हत्यारा आसपास ही है। मेरी म्यूटेंसी मेरे लिए सबसे बड़ा अभिशाप है तो कुछ हद तक वरदान भी है। लेकिन इस बार वो हत्यारा डोगा के हाथों से बचकर निकल नहीं पाएगा। इस म्यूटेशन ने मेरी सुनने की शक्ति, सूंघने की क्षमता,
मेरी खतरा भांपने की इंद्रियां कुत्ते जैसी ही तीव्र कर दी हैं। मैं काफ़ी दूर की हल्की सी आहट भी सुन सकता हूँ, आने वाले खतरे को भांप सकता हूँ, और एक बार जो गंध सूंघ लूँ उसके मालिक को पाताल से भी ढूंढ निकाल सकता हूँ। ये रहा हत्यारा, वह रहा हत्यारा। इसके पास भाग निकलने का भरपूर मौका था, फिर भी ये यहाँ मेरे आने का इंतजार में बैठा रहा। इसमें ज़रूर इसकी कोई चाल है। जब मेरे मन को भाएगा तब मैं कुत्ता काट के खाएगा। उससे पहले यह कुत्ता तुझे काट खाएगा, भभो डालेगा तेरी हड्डियों को। वह जो भी था चाहता था कि मैं उसके पीछे आऊं ताकि वह अपनी चाल चल सके। म्यूटेशन के कारण से मेरी इंद्रियां ही नहीं, मेरी दौड़ने की क्षमता भी किसी शिकारी कुत्ते के समान तेज हो गई है। ओ फचाक! तू समझता क्यों नहीं डोगे? जब सही समय आएगा तब मैं कुत्ता काट के खाएगा। जाने क्या था वह तरल पदार्थ जो मेरे एसिड प्रूफ मास्क को भी गलाने लगा। म्यूटेशन का यह भी फायदा था कि मेरी असली सूरत देखकर भी कोई मुझे पहचान नहीं सकता था। आखिर करना क्या चाहता था वो शख्स? कौन था जो मुझे डोगे बुला रहा था? जब मेरा मन आएगा तब मैं कुत्ता काट के खाएगा। उसने फुर्ती से मेरे मस्तक पर टीका लगाकर गले में फूल माला पहना दी। कौन था वह जो इस तरह पहेलियां बुझा रहा था? उसने न जाने कैसी भभूत मेरे चेहरे पर उड़ाई। उफ! कुछ पलों के लिए उस भभूत ने मेरा म्यूटेशन ठीक कर दिया। मेरा चेहरा वापस सामान्य हो गया। आंखों में भभूत के कारण कुछ भी ढंग से नजर नहीं आ रहा था। अभी वह समय नहीं आया है डोगे जब तू और मैं आमने सामने हूँ। मुझ तक पहुंचना चाहता है तो वहां आना जहां कुत्ता रखवाले से सवारी बन जाता है। वह मुझे उस तक पहुंचने का क्लू देकर गया था। दुनिया में सिर्फ एक ही जगह ऐसी है जहाँ कुत्ता रक्षक से वाहन बन जाता है, काशी, जहाँ के कोतवाल काल भैरव का वाहन कुत्ता है। किस सोच में डूब गए डोगा? यही सोच रहा हूँ नागराज की यह इत्तेफाक है या कोई सोची समझी साजिश जो मुझे यहाँ तक खींच लाई है। कारण यकीनन बहुत बड़ा है डोगा। इन आतंकियों से कुछ समय पहले भी मेरा सामना हुआ था। उस समय बदकिस्मती से ये मेरे हाथ से बच निकले। इनके पीछे जो भी मास्टरमाइंड है मैं जल्दी उसे ढूंढ निकालूंगा। ठीक है मित्र, तुम अपने तरीके से कोशिश करो, मैं अपने तरीके से करता हूँ। वुफ वुफ! पाप परिषद में असमंजस का माहौल था। यह नागमणि का हथियार तो नागराज को निकलकर खुद नागराज बन बैठा। ये क्या हो रहा है? ये मजाक चल रहा है यहाँ। लगता है हम लोगों ने खुशियां कुछ जल्दी मना ली। बताओ भला, अच्छे खासे आतंकी हमले की ऐसी तैसी कर दी। हम आप लोगों की आशंकाओं को समझ सकते हैं, परंतु निश्चिंत रहें, नागमणि का हथियार मानवता के विरुद्ध ही चलेगा, मानवता के लिए नहीं। एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए फिलहाल नागमणि का हथियार दुनिया के सामने नागराज होने का ढोंग रच रहा है। उस ढोंग का उद्देश्य और परिणाम बहुत जल्द हमारे सामने होंगे। तभी वह निर्धारित किया जा सकेगा कि नागमणि का कौन सा पुत्र किस पुत्र की जान लेता है। अभी ध्यान रखने वाली बात यह है कि नागमणि के हथियार ने नागराज को सिर्फ परास्त किया है, खत्म नहीं किया। जब तक मौजूदा घटनाक्रम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता तब तक यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि अंतिम परिणाम क्या होगा। इसलिए तब तक इस पाप सभा की गरिमा को बनाए रखना आप सभी का दायित्व है। हमने नागराज की उत्पत्ति कथा तो उसके निर्माता श्रीमान कौटिल्य नागमणि से सुन ली, परंतु नरक नाशक से नागराज बनने का उसका सफर विश्व आतंकवाद के आप जैसे दिग्गजों के रास्ते काटते हुए बढ़ा है। अब समय आ गया है कि संसार उस गाथा से भी परिचित हो। विश्व आतंकवाद के खात्मे पर निकले नरक नाशक नागराज के प्रथम पड़ाव की दास्तां सुनाने के लिए अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करूंगा तंजानिया अफ्रीका के जंगलों के बेताज बादशाह सम्राट थोडांगा को। दोस्तों, मुझसे पहले नागराज के निर्माता कौटिल्य नागमणि ने अपना दावा पेश किया है कि क्यों नागराज की जान पर उसका अधिकार है। अब मैं आपके सामने वह हैरत अंगेज दावा पेश करने वाला हूं जो आप सबके होश उड़ा देगा। लेकिन इस दावे को पेश करने के लिए मुझे भी नागमणि की तरह ही अतीत के पन्नों को खोलकर आपके समक्ष रखना होगा। अतीत के पन्ने जो उतने ही काले और अंधकार से भरे हुए हैं जितने तंजानिया के वे जंगल जहाँ का ठोडांगा बेताज बादशाह है। अफ्रीका के खूंखार नरबख्शी जंगली आदिवासी कबीले जिनका काला जादू सभ्य समाज के लिए आज भी एक किंवदंती है। उन सभी कबीलों का मैं देवता था, अफ्रीकी काले जादू का देवता ठोडांगा। सम्राट ठोडांगा की जय, देवता ठोडांगा की जय। जो शेर, गैंडे, हाथी से एक साथ कुश्ती लड़ता था। हा हा हा! आओ आओ, तीनों एक साथ आओ। गैंडे के सींग, हाथी दांत, शेर चीते की खाल का विश्व में सबसे बड़ा तस्कर और अफ्रीका के संगठित आतंकवाद का सरगना, हथियारों का सबसे बड़ा तस्कर। अफ्रीका में सरकार किसी की भी हो, राज सिर्फ और सिर्फ ठोडांगा का ही करता था। ठोडांगा के एक इशारे पर सत्ता का तख्ता पलट हो जाता था।
पूरे महल को छावनी में बदल दो कमांडर। एक भी परिंदा हवा में उड़ता दिखाई दे तो मार गिराओ, और पूरी सेना को आदेश दो कि तंजानिया के जंगलों में घुसकर उस आतंकवादी ठोडांगा का शिकार करे। जो आदेश जनरल। और मैं आपको यह आश्वासन देता हूं मित्रों कि ठोडांगा को देवता सिर्फ नाम के लिए ही नहीं कहा जाता था। जो भी ठोडांगा के विरुद्ध जाने की कोशिश करता था, जिंदगी उसके विरुद्ध चली जाती थी, वह भी बेहद दर्दनाक तरीके से, बहुत ही धीरे धीरे करके। उस जंगली सुअर को कुत्ते की मौत। जनरल, हे भगवान, जनरल की बाहें अपने आप कैसे उखड़ गईं? उफ जनरल, खून की उल्टियां कर रहे हैं और खून के साथ कीलें और सुइयां बाहर निकल रही हैं। ये काला जादू है, क्योंकि ठोडांगा की जो शक्ति उसे सबसे सर्वशक्तिमान बनाती थी वह थी अफ्रीका का काला जादू, वूडू। हा 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 हा। बेवकूफ जनरल, सत्ता मिलते ही खुद को भगवान समझने लगा था। भूल गया था कि अफ्रीका में सिर्फ एक ही भगवान है, सम्राट ठोडांगा। संपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप सम्राट ठोडांगा के सींगों पर टिका हुआ था, जिस पर राज करता था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आदि पर्व के तीसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।